हमारे देश के बचे कुचे गुरुकुलों को भी खत्म कर दिया जाए। क्या आप चाहते हो नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास फिर से दोहराया जाए? अगर नहीं तो ये पागल सन की लोग हमारे बीच में रहकर क्या कर रहे हैं, जिन्हें हमारे देश के इतिहास के बारे में नहीं पता, हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता, हमारे रामायण महाभारत के बारे में नहीं पता, हमारे देश के अचीवमेंट्स के बारे में नहीं पता, और जो हमारे देश के राजा को खुलेआम गाली देने से भी नहीं चूकते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिपी सिंह और मैं तपेंद्र सिंह आप लोगों का एक बार फिर से किड्स पैनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, ये वही यूनिवर्सिटी है जो एक समय एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। दोस्तों, जब भी दुनिया में से सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी का नाम आता तो नालंदा यूनिवर्सिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रहा करती थी। दोस्तों, यहाँ पर दुनिया भर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। दोस्तों, यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी थी और यहाँ पर लाइब्रेरी तो ऐसी थी दोस्तों, यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लाइब्रेरी थी और यहाँ पर बुक्स तो बहुत सारी थी दोस्तों। और यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, आयुर्वेद आदि सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जिन्हें 2,000 टीचर्स पढ़ाया करते थे। दोस्तों, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसे पागल सन की राक्षस बख्तियार खिलजी ने जला दिया और 90 लाख से ज़्यादा बुक्स जलकर खाक हो गई। दोस्तों, आज हम अचानक से नालंदा यूनिवर्सिटी की बात क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि आज 21वीं सदी में भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एकदम लाचार नज़र आता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम ही नहीं किया जा रहा और सरकारी स्कूल और कॉलेजों की कैसी हालत है ये बात किसी से छुपी नहीं है। और जब आज वर्ल्ड की 100 यूनिवर्सिटी की बात होती है, लेकिन उसमें इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता, इसका साफ मतलब है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भारत काम ही नहीं कर रहा और इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज वो अपने मनमाने तरीके से फीस लेते हैं और उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार भी नहीं रहता। दोस्तों, हालांकि हमारे देश के कुछ बच्चे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो भी जाते हैं, लेकिन उनको कोई जॉब देने के लिए तैयार ही नहीं रहता। और आज हमारे देश में 93% स्टूडेंट बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। आप एसोचैम की रिपोर्ट उठाकर देख सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ही ऐसा रहा है। दोस्तों, इतिहास में हमारा देश हमेशा से ही शोध और अनुसंधान का केंद्र रहा है और हमारे देश को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बोला जाता था। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी और प्रभावशाली 2 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिनमें से पहली तक्षशिला जो अब पाकिस्तान में स्थित है और दूसरी नालंदा जो हमारे देश के स्टेट बिहार में स्थित है। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्तों, नालंदा की बात करें तो नालम प्लस दा। नालम का मतलब कमल, कमल यानी कि लोटस, लोटस ज्ञान का प्रतीक होता है। दा मतलब देने वाला, यानी कि दोस्तों नालंदा का मतलब ज्ञान देने वाला। दोस्तों, नालंदा इस समय पर बिहार में स्थित है। बिहार को पहले मगध के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, आपको पता ही होगा, पहले भारत 16 महाजनपदों में डिवाइड था, जिनमें से मगध सबसे ताकतवर जनपद हुआ करता था। दोस्तों, मगध की बात करें तो हरिंका डायनेस्टी से लेकर मौर्यंस, गुप्तास मगध को बहुत इम्पोर्टेंस दिया करते थे। दोस्तों, मौर्यंस में से चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने मिलकर मगध को सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया था, यानी कि कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये नालंदा जो है ना, राजगीर के बगल में ही स्थित है। दोस्तों, राजगीर को उस समय राजगीर के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, पटना से 95 किलोमीटर दूर पर नालंदा स्थित है। दोस्तों, हालांकि इस समय पर नालंदा में सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। हालांकि भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा नई नालंदा यूनिवर्सिटी बना दी गई है, जो ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर है। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी इस समय पर बिल्कुल खंडर है, जिसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। दोस्तों, हालांकि नालंदा यूनिवर्सिटी को 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया और 2 बार रीबिल्ड।
दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाने का श्रेय कुमार गुप्त को जाता है। कुमार गुप्त ने मगध पर 415 ईसा पूर्व से लेकर 455 ईसा पूर्व तक राज किया था। दोस्तों, मौर्यंस के बाद अगर कोई बड़ा एम्पायर आया था तो वो गुप्तास का ही था। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी को सबसे पहले यूनों के द्वारा बर्बाद किया गया, जिसको बाद में स्कंदगुप्त ने रीबिल्ड कर दिया, और दूसरी बार इसको गौड़ों के द्वारा बर्बाद किया गया, जिसको बाद में हर्षवर्धन ने रीबिल्ड कर दिया, और फाइनली नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी के द्वारा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने और ज्ञान के मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और बौद्ध भिक्षुओं को भी जलवा दिया, कटवाकर फेंकवा दिया। हालांकि बाद में बख्तियार खिलजी की भी बेहद दर्दनाक मौत हुई थी। दोस्तों, आप ही सोचिए, अगर वो 90 लाख बुक्स आज होती तो उनमें से क्या क्या खजाने निकलते, लेकिन दोस्तों अफसोस, उनमें से एक भी बुक नहीं बची। दोस्तों, चाइनीज यात्री ह्यून सेंग ने अपनी बायोग्राफी में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, क्योंकि वो 1.5 साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध भिक्षु बनकर रहे थे। दोस्तों, यहाँ का एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट होता था कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो वहाँ का जो दरबारी होता था ना, उसके आंसर देने में ही फेल हो जाते थे। दोस्तों, यहाँ का एग्ज़ाम देने के लिए संस्कृत और बुद्धिज़्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, आपको पता है यहाँ का एग्ज़ाम देने के लिए कहाँ कहाँ से छात्र आते थे? चलो मैं बता देती हूँ। जापान, ईरान, इंडोनेशिया, चाइना, ऐसेक्टा देशों से बच्चे एग्ज़ाम देने आते थे। सोचो दोस्तों, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी रही होगी। दोस्तों, नालंदा डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। यहाँ पर अगर कोई फैसला लेना होता था तो सबकी अनुमति के द्वारा ही कोई फैसला लिया जाता था। दोस्तों, अब नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि लाइब्रेरियाँ मल्टी स्टोरी हों, लेकिन मैं आपको बता दूं, नालंदा यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी 4 भागों में डिवाइड थी: धर्मगंज, रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजका। दोस्तों, ये 4 लाइब्रेरी थी जो मल्टी स्टोरी हुआ करती थी। दोस्तों, यानी कि जितनी ज़्यादा लाइब्रेरी उतनी ज़्यादा बुक्स। आपको पता है यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर वेदों की तो शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, ग्रामर, साइंस, हिंदी, मैथ, मेडिसिन और आयुर्वेदा तक पढ़ाया जाता था। दोस्तों, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो नालंदा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता हो। दोस्तों, आप ही सोचिए कितना ज्ञान होगा, और इसी जलन की वजह से बख्तियार खिलजी ने हमारी इस यूनिवर्सिटी को जलवा दिया, क्योंकि वो जानता था अगर ये यूनिवर्सिटी बच गई तो भारत के लोग कमाल कर जाएंगे, इसलिए उसने इस यूनिवर्सिटी को जलवा दिया। दोस्तों, आप ही सोचिए कितना कुछ होगा इस यूनिवर्सिटी में। अगर वो बुक्स आज होती तो कोरोना जैसी पता नहीं कितनी बीमारियाँ इससे दूर हो जाती, लेकिन अफसोस वो सारी बुक्स जलकर खाक हो गई। दोस्तों, हालांकि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर बुद्धिज्म हुआ करता था, और इस पर ज़्यादा जोर भी दिया जाता था। दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम टीचर बुद्धिस्ट हुआ करते थे, और जो ह्यून थे ना, वो भी यहाँ पर बुद्धिज्म सीखने के लिए आए थे। दोस्तों, बुद्धिज्म में 2 सेट हुआ करते थे, हीनयान और महायान। हीनयान क्योंकि भगवान बुद्ध कहते थे कि मेरी कभी पूजा मत करना और मेरी मूर्ति मत बनाना, मैं एक आम इंसान हूँ और कोई भी इंसान बुद्ध हो सकता है। यानी कि जो भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग लेते हैं, तो वो कभी भगवान को नहीं मानते, वो हमेशा सन्यासी रहते हैं। दोस्तों, जो इंसान भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, तो वो महायान को फॉलो करते हैं। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की बात करें तो इससे बहुत सारे महान लोग जुड़े रहे हैं, जैसे आर्यभट्ट, आर्यदेव, धर्मकीर्ति, चंद्रकीर्ति, लॉजिशियन, धर्मपाला, ह्यून सेंग, एसेक्ट्रा। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि गणित हमारे देश की देन है और साइंस भी हमारे देश की ही देन है, जबकि हकीकत ये है कि एनर्जी फील्ड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। पूछो कैसे? चलो मैं बताती हूँ। दोस्तों, हमारे वेदों में इलेक्ट्रॉन को ब्रह्मा, प्रोटॉन को विष्णु और न्यूट्रॉन को महेश माना जाता है, जबकि
यूरोपियन हमें आकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ज्ञान देते हैं। दोस्तों, जब ह्यूनसेंग भारत आए थे तब की मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, जब ह्यूनसेंग भारत आए थे तो वो हर्षवर्धन के साथ रहना चाहते थे, लेकिन हर्षवर्धन अपने कामों में बिजी रहते थे, इसलिए ह्यूनसेंग हर्षवर्धन से नहीं मिल पाए और वो आसाम में भास्कर बर्मन के साथ रहने लगी। जब ये बात हर्षवर्धन को पता चली तो हर्षवर्धन ने भास्कर बर्मन से कहा, तुम हमें ह्यूनसेंग दे दो। तो भास्कर बर्मन ने कहा, हम अपना सिर दे देंगे लेकिन ह्यूनसेंग को नहीं देंगे। तो फिर हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम अपना सिर ही दे दो। तो भास्कर बर्मन परेशान होते हुए बोले, भैया तुम ह्यूनसेंग को ले जाओ। तो फिर हर्षवर्धन ह्यूनसेंग को लेकर अपने राज्य वापस आ गए। डिस्ट्रैक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्तों, भारत में मोहम्मद गौरी के आगमन के बाद इस्लाम रूल इस्टेब्लिश कर दिया गया और इसी का ही एक हिस्सा था पागल सन की राक्षस बख्तियार खिलजी। दोस्तों, उसने कुछ इंडिया के नॉर्थ के एरिया में कुछ राज्य हड़प लिया था और एक दिन वो बीमार पड़ गया और उसका कोई हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पाया। दोस्तों, फिर एक हकीम ने उसे सलाह दी कि तुम नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदा हेड आचार्य को बुला लो, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। लेकिन बख्तियार खिलजी हिंदुइज्म को नहीं मानता था, इसलिए उसने आचार्य को बुलाने के लिए मना कर दिया। दोस्तों, फिर वो और ज़्यादा बीमार पड़ गया, इसलिए बख्तियार खिलजी ने आचार्य को एक शर्त लगाकर बुलाया कि मैं तुम्हारी एक भी दवा नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम मुझे कैसे करके ठीक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। इसलिए आचार्य ने एक कुरान की किताब के कुछ पेजों पर दवा का लेप लगा दिया और बख्तियार खिलजी से बोला कि तुम इसे जितना चाहो उतना पढ़ लो। दोस्तों, मुस्लिम धर्म में कुरान को उंगली पर थूक लगा कर पढ़ा जाता है, इसलिए बख्तियार खिलजी ने भी उसे ऐसे ही पढ़ा और कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गया। और ठीक हो जाने के बाद वो आग बबूला हो गया कि यूनिवर्सिटी नहीं रहनी चाहिए, अगर रह गई तो भारत के लोग चमत्कार कर देंगे, इसलिए उसने यूनिवर्सिटी को जलवा दिया। दोस्तों, 3 से 4 महीने तक तो 90 लाख बुक जलती रही थी और आर्किटेक्चर इतना मजबूत था। दोस्तों, आज की तरह सीमेंट से दीवार नहीं बनाई जाती थी, बल्कि बेल का शरबत, गन्ने का जूस, मूंग की दाल, इन सारी चीज़ों से दीवार बनाई जाती थी, इसलिए वो दीवार आज तक खड़ी हैं। दोस्तों, 5 से 6 महीने तक तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जलती रही थी। हालांकि बाद में बख्तियार खिलजी को तड़पा कर मार दिया गया था। दोस्तों, ये कोई बनाई गई बातें नहीं हैं। इस पूरी की पूरी कहानी पर तवाक़त ए नसीरी नाम की एक बुक लिखी गई है, जिसके राइटर हैं मिनाजे सिराज। दोस्तों, हालांकि अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के कहने पर 2006 में बना दिया गया है, जो 1 सितंबर 2014 को स्टार्ट हो गया था। दोस्तों, अभी इसमें केवल आर्ट पढ़ाई जाती है, लेकिन भारत सरकार का प्रयास ये है कि इसे जल्दी से जल्दी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे देश की महान यूनिवर्सिटी नालंदा के बारे में। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।